सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आई हुई है बेसिक शिक्षा परिषद से। मानव संपदा से अवकाश लेने हेतु महत्वपूर्ण अपडेट्स आपको इस वीडियो पर बताया जाएगा। शिक्षिकाओं के साथ ली गई सेल्फी को व्हाट्सएप ग्रुप पर लगा रहे ARP। सरकारी प्राइमरी 70% शिक्षकों के साथ सामने इस तरह की आ रही परेशानियां। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए हमारे साथ ब्रेकिंग न्यूज़। सरकारी प्राइमरी 70% शिक्षकों के सामने पढ़ाते समय इस तरह की आती हैं परेशानियां। देखें रिपोर्ट। सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के समय आ रही चुनौतियों के बारे में। असर। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2021 की रिपोर्ट में यह सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक 70% शिक्षकों को सामने पढ़ाते समय चुनौतियां आ रही हैं। 46% शिक्षकों ने स्वीकारा है कि उन्हें एक ही चीज़ की को कई बार पढ़ाना पड़ता है, यानी बच्चों को एक या दो बार में समझ नहीं आता है। 29% शिक्षकों का मानना है कि बच्चों की उपस्थिति कक्षा में कम रहती है। सरकार का सबसे ज़्यादा जोर ग्रेडेड लर्निंग पर है, यानी अपनी कक्षा के मुताबिक बच्चों को न्यूनतम ज्ञान होना चाहिए। लेकिन 65% शिक्षकों ने माना कि बच्चे अपने ग्रेड के स्तर का पाठ्यक्रम समझ नहीं पा रहे हैं। भले ही बीते 1.5 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने की गतिविधियां बढ़ाई गई हों, लेकिन 22% शिक्षक मानते हैं कि गांव में तकनीकी या नेटवर्क की कई दिक्कतें हैं। शिक्षिकाओं के साथ ली गई सेल्फी को व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा रहे ARP। यूँ तो बेसिक शिक्षा विभाग में ARP शैक्षिक मदद के लिए रखे गए हैं, लेकिन कुछ ARP अपने कारनामों के कारण आए दिन सुर्खियों में बने हुए हैं। अब एक ARP पर शिक्षिकाओं के साथ ली गई सेल्फी को अपने स्टेटस व्हाट्सएप पर लगाने का आरोप है। इसे लेकर BSA से भी शिकायत की गई। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मामले की जांच कराकर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। शिक्षा विभाग में सत्ताधारी पार्टी के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ARP के पद पर तैनात हैं। एक शिक्षिका ने गंभीर आरोप लगाए। शिक्षिका ने BSA से शिकायत करते हुए कहा कि ARP द्वारा विद्यालयों में सपोर्ट सुपरविजन करने के दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ सेल्फी ली जाती है। महिला शिक्षकों के साथ ली गई सेल्फी को गलत नियत से अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर प्रस्तुत किया जाता है। इस कारण महिला शिक्षकों के मान सम्मान एवं निष्ठा से खिलवाड़ की जा रही है। ये भी बताया गया कि ARP ने सुहावने मौसम में झील का एहसास देते हुए जल भराव का फोटो अपने स्टेटस पर लगाया है। इस तरह के फोटो से परिवार व समाज में संबंधित शिक्षकों के प्रति गलत धारणा बन रही है। यह भी आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता होने के कारण शासन व प्रशासन में अच्छी पहचान होने के कारण कोई महिला शिक्षिका नहीं बोल पाती हैं। पूरे मामले की शिकायत BSA से करते हुए उचित कार्रवाई की मांग की गई है। प्रभारी BSA लालचंद जी ने बताया कि ऐसा अगर कोई मामला है तो जानकारी की जाएगी, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी वह की जाएगी। महंगाई भत्ता इंक्रीमेंट। राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% हुआ घोषित। योगी आदित्यनाथ जी ने किया यह आदेश जारी कर दिया गया है। पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 28% मिलता था, जो कि अब 31% मिलेगा। यूपी सरकार को कर्मचारियों को सौगात दी है। चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। पहले कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 28% और अब 31% मिलेगा। इस प्रकार से दिसंबर की सैलरी के साथ यह 3% भत्ता जुड़कर मिलेगा। योगी सरकार का यह कदम आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बता दें कि चुनाव 2021 से 3% बढ़े हुए रकम को योगी सरकार का यह कदम। कृपया ध्यान दें, मानव संपदा से लेने वाले अवकाश हेतु कर्मचारियों के लिए विशेष महत्वपूर्ण सूचना है। मानव संपदा पर पूर्व में यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक अवकाश का आवेदन करता था तो सॉफ्टवेयर रविवार की छुट्टी काटकर 2 दिन का बैलेंस काटता था। लेकिन वर्तमान में यदि कोई शनिवार से सोमवार तक छुट्टी अप्लाई करेंगे तो 3 दिन का बैलेंस कटेगा। इसलिए यदि बीच में कोई छुट्टी है तो अवकाश 2 पार्ट में अप्लाई करें। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है सभी शिक्षक साथियों एवं कर्मचारियों के लिए जो मानव संपदा से अवकाश ले रहे हैं। पहले
मानव संपदा पोर्टल पर कर्मचारी जब अवकाश लिया करते थे तो शनिवार से सोमवार तक की लेते थे, तो 3 दिन की जगह रविवार को काट करके 2 दिन का अवकाश स्वीकृत किया जाता था। लेकिन अब तीनों दिन का बैलेंस जो भी आपके अवकाश छुट्टियां पड़ी होंगी उनमें से कट जाएगा, इसलिए 2 पार्ट में लेना निश्चित करें। कृपया सूचना अध्यापकों तक शेयर करें। 5 जनवरी के बाद कभी भी उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना आरंभ कर दिया है। अगले हफ्ते से चुनाव आयोग का इन राज्यों में दौरा शुरू हो जाएगा। घोषणा से पहले आयोग सुरक्षा व्यवस्था सहित दूसरी जरूरी तैयारियों की समीक्षा करेगा। वर्ष 2017 में भी इन राज्यों के विधानसभा चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हो गई थी। इस बार 11 या 12 जनवरी को घोषणा होने की अटकल है। मार्च अप्रैल में सीबीएसई सहित राज्यों की शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की प्रस्तावित परीक्षाओं को देखते हुए इन चुनाव को मार्च के पहले हफ्ते में ही संपन्न कराने की तैयारी में है। वर्ष 2017 में इन चुनाव में 8 मार्च को खत्म हो गए थे, वहीं वोटों की गिनती 11 मार्च को हुई थी। फिलहाल जो संकेत मिल रहे हैं उनमें चुनाव की अपेक्षा अवधि पिछले सालों की तुलना में छोटी रहेगी। 2017 में इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता की अवधि कुल 64 दिनों की थी। सूत्रों के मुताबिक सभी 5 चुनावी राज्यों को अंतिम वोटर लिस्ट के अंतिम प्रकाशन के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके तहत 5 जनवरी तक सभी राज्यों में अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाएगी। आयोग पहले ही सभी 5 राज्यों को एक ही जगह पर लंबे समय से तैनात मैदानी अधिकारियों को 31 दिसंबर तक हटाने के निर्देश दे चुका है। उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में होने हैं विधानसभा चुनाव। चुनाव आयोग ने तेज की तैयारी अगले हफ्ते से शुरू करेगा चुनावी राज्यों का दौरा। मार्च अप्रैल में बोर्ड की परीक्षाएं प्रस्तावित है, ऐसे में चुनाव जल्द होने की उम्मीद। अंतिम वोटर लिस्ट का प्रकाशन 5 जनवरी तक करा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में ही चुनाव कराने की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक आयोग ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर जो योजना बनाई है उसमें उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। वर्ष 2017 में भी उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव कराए गए थे। गोवा, उत्तराखंड में एक एक चरण में चुनाव होंगे, वहीं मणिपुर और पंजाब में 2 चरणों में चुनाव कराए जा सकते हैं। 2017 में पंजाब में एक ही चरण में चुनाव हुए थे। जाति आवासीय यानी निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र अब गांव में ही बनेंगे। ग्रामीण अब अपने गांव में ही भूमि से जुड़े कागजात के साथ आय, जाति और निवास के प्रमाण पत्र ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। उन्हें अब ब्लॉक, तहसील और जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। साथ ही इन अभिलेखों को हासिल करने में ग्रामीणों का पैसा और समय भी बचेगा। सरकार ग्राम सचिवालय की शुरुआत करके सभी मायने में पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने जा रही है। ग्राम सचिवालय भी शासन की सभी योजनाओं की जानकारी और बैंकिंग सुविधाओं का लाभ मिलेगा। ग्राम प्रधान के नेतृत्व में गठित इन ग्राम सचिवालय में सहयोग के लिए प्रदेश की सभी गाँव में पंचायत सहायक की तैनात की गई है। इस प्रकार से यह आदेश डीबीटी ऐप पर त्रुटिपूर्ण डाटा के संशोधन परिमार्जन की प्रक्रिया से संबंधित यूट्यूब सत्र का आयोजन आज किया जाना है। शिक्षा निदेशक महोदय का यह आदेश है। जिला विशेषाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश हेतु ये 15 दिसंबर 2021 का आदेश है। महोदय, उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि विभाग में संचालित डीबीटी की प्रक्रिया अंतर्गत अध्यापकों द्वारा प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से प्रेषित डाटा के विश्लेषण में कतिपय डाटा त्रुटिपूर्ण पाए गए हैं। त्रुटिपूर्ण डाटा के मोबाइल ऐप के माध्यम से अध्यापकों से संशोधित कराए जाने के संबंध में ऐप के संचालन एवं अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 17 दिसंबर 2021 को मध्याह्न 12 बजे से यूट्यूब सत्र का आयोजन किया जा रहा है, जिसका लिंक निम्नवत है। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने जनपद के समस्त अध्यापकों को उक्त यूट्यूब सत्र में जुड़ने हेतु निर्देशित करते हुए उनकी 100% प्रतिभागिता सुनिश्चित कराएं। भौदी डॉक्टर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह जी, शिक्षा निदेशक, बेसिक उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ये आदेश समस्त जिलाधिकारी, समस्त जनपद राज्य परिवहन निदेशक हेतु प्रतिलिपि प्रेषित की गई है। ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है। यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होते रहें, इस चैनल पर जुड़े रहें। शिक्षा मित्र संघ व माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के संदर्भ में माननीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में तमाम प्रस्ताव मेरे द्वारा रखा गया, जिसमें सभी संगठनों के लोग सहमत थे।
शिक्षा मित्रों के स्थायीकरण का प्रस्ताव प्रमुख रहा। तब जब तक स्थायीकरण की व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक 12 महीने 62 वर्ष के साथ शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक वेतनमान दिया जाए। शादीशुदा महिलाओं को उनके गृह जनपद में स्थानांतरित करना, जो लोग मूल विद्यालय वापसी से रह गए हैं उनको विद्यालय भेजे जाने वाले शासनादेश जारी किया जाए। शिक्षकों की सामान बीमा छात्र अनुपात में गणना सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें माननीय मंत्री जी अभी स्थायीकरण की पहल पर असमर्थता जताते हुए मानदेय वृद्धि की बात पूर्व विभागीय अधिकारियों के साथ किए, जो बहुत ही संतोषजनक नहीं रहा। परंतु उन्होंने आश्वस्त किया कि अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार पुनः वार्ता करके और आप सबके से फाइनल मीटिंग करूंगा और फिर जितना संभव होगा उतना मानदेय वृद्धि करने का काम करूंगा। जनपद चंदौली के फर्रुखाबाद के पिछले मानदेय भुगतान हेतु माननीय मंत्री जी से संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया गया। बाकी जो भी कठिनाइयाँ हैं व्यवहारिक रूप से उनको दूर करने की घोषणा करूंगा, यह आश्वासन माननीय मंत्री जी ने पूर्ण रूप से दिया। इसी के साथ बैठक समाप्त हुई। बैठक में सभी संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। बैठक में अनामिका सिंह जी महानिदेशक स्कूल शिक्षा, सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक श्री गणेशी ज्वाइंट डायरेक्टर श्रीमती ललिता प्रदीप डायरेक्टर सहित तमाम अधिकारीगण उपस्थित रहे। यदि आप चाहते हैं इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक ही प्लेटफॉर्म मिलते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।